दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवाज की साझा पेशकश। आज बात करेंगे बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार की। और हमारे साथ हैं अब्दुल कादिर साहब। बिहार के जाने माने पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी अब सक्रिय हैं और बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। खास तौर पर नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को उन्होंने शुरू से देखा है, समता पार्टी के दौर से। तो सवाल यह है कि आज नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत जो मीडिया में दिख रही है, सच्चाई वो है, या फिर नीतीश कुमार के पास अपना बहुत कुछ बचा हुआ है जिसके दम पर वे 25 से 30 फिर से नीतीश वाला जो उनके कार्यकर्ता स्लोगन देते रहते हैं उसे सही साबित कर पाएंगे। सवाल इसी पर है और हम अब्दुल कादिर साहब के पास चलेंगे और समझेंगे कि आखिर नीतीश कुमार को लेकर के इस चुनाव में क्या उम्मीद लगाई जाए, या फिर क्या वो कमाल दोहरा पाएंगे जो उन्होंने 2005, 2010, 2015 में आरजेडी के साथ मिलकर दोहराया था। कादिर साहब। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं थोड़ा पहले लेना चाहूँगा। याद करें कि 2020 में नीतीश कुमार ने यह घोषणा की थी कि यह उनका अंतिम चुनाव है और अब उनको उनके साथ एक पलटू राम का जो टैग लगा हुआ है वो यहाँ पर भी साबित हो रहा है कि जब उन्होंने घोषित कर दिया था कि हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये हमारा आखिरी चुनाव है, और साथ ही कई बार उन्होंने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया। अब उसके बाद फिर से वो चुनाव मैदान में आने की बात कर रहे हैं। तो इससे ये जो उनके बारे में एक परसेप्शन बना है कि उनकी मेमोरी और खास करके शॉर्ट टर्म मेमोरी या रिसेंट पास की जो मेमोरी है वो उस कहीं ना कहीं से प्रभावित हुई है। इसलिए कि अगर उनकी मेमोरी ठीक होती, याददाश्त ठीक होती, तो कम से कम वो ये जस्टिफिकेशन देते कि ये घोषणा करने के बाद कि 2025 का चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, वो फिर क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन उन्हें देना चाहिए था। लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि उन्होंने पिछले चुनाव में जनता से क्या वादा किया था। और जहाँ तक उनकी पूंजी का सवाल है, तो दिनों दिन नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों पूंजी को गंवाते जा रहे हैं। नीतीश कुमार से ये कभी भी अपेक्षा नहीं की जा रही थी कि वो इस तरह से कुर्सी पर चिपकेंगे कि उन्हें जो कुर्सी कुमार का एक लेबल दिया गया है वो सही साबित होगा। नीतीश कुमार सत्ता सबों को प्यारी होती है, लेकिन वो नीतीश कुमार जिन्होंने 2014 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में खराब प्रदर्शन के कारण सत्ता त्याग दी और बागडोर जीतना के हवाले कर दी, वो कुर्सी से चिपकने के लिए आज जितने भी हथकंडे हो सकते हैं और राजनीति के जो डिजेनरेटेड फॉर्म है उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये जिन लोगों ने नीतीश को देखा है वो ये कह सकते हैं कि ये वो नीतीश तो नहीं है जिन्हें हम जानते हैं। नीतीश कुमार की आज राजनीतिक हैसियत बहुत ही कम हो गई है, बल्कि मैं तो उन्हें दया का पात्र मानता हूँ। कुछ लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उन मजाक उड़ाने वालों में मैं नहीं हूँ। आज मुझे उनकी हैसियत पर दया आती है। सवाल है सर, ये सवाल ये है कि फिर ये अगर ऐसी स्थिति है तो फिर नीतीश कुमार की राजनीतिक भविष्य जो है वो क्या देख रहे हैं आप जो इस चुनाव के बाद? क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। देखिए, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस चुनाव का परिणाम क्या होगा, लेकिन एक बात जो बिल्कुल निश्चितता के साथ कही जा सकती है वो यह है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं होंगे। और मेरे ख्याल में बिहार की राजनीति को जो लोग भी समझते हैं वो ये जान रहे हैं कि भाजपा भी ये कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन वह यह नहीं कह रही है कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। और कहीं से भी उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए अगले मुख्यमंत्री वो नहीं होंगे। इसमें बहुत लोगों को और विशेषकर मुझे किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। अब रही कि फिर अभी भी भाजपा उन्हें क्यों ढो रही है। अब आप याद करेंगे
कि पिछले जब उड़ीसा का चुनाव हो रहा था तो भाजपा ने नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को एक बड़ा मुद्दा बनाया, और मेरे ख्याल में जो आज नीतीश कुमार की स्थिति है वो नवीन पटनायक की स्थिति से बहुत भिन्न नहीं है। लेकिन फिर भी भाजपा कम से कम ये दिखावा करना चाह रही है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य वैसा नहीं है या उतना बुरा नहीं है जितना लोग समझते हैं। अभी आपको रिसेंट आज या कल की बात है कि नीतीश कुमार जेडीयू ऑफिस में गए और कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ का जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ था उसकी मीटिंग में भाग लिया, लेकिन मीडिया के सामने नीतीश कुमार नहीं आए। मीडिया के सामने आए विजय कुमार चौधरी। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार जो इतना मुखर रहे हैं अपनी बातों को, अपनी पार्टी की बातों को उनसे ज़्यादा बेहतर ढंग से पहले कोई नहीं रख पाता, लेकिन आज संवाद के लिए उन्हें एक बिचौलिए की ज़रूरत हो रही है, एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत हो रही है। और ऐसे भी आपने देखा होगा कि उनके जो करीबी लोग हैं वह ये नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार का पब्लिक एक्सपोजर हो, और अगर हो भी तो वो कम से कम समय के लिए हो। तो इस सब से क्लियर है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। और अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार ने जिस वोट बैंक को तैयार किया है उसका क्या होगा। और भाजपा ये जानती है कि इस वोट बैंक को पूरी तरह से वो अपने पाले में नहीं कर सकती है, इसीलिए वो चाहती है कि कम से कम चुनाव तक किसी तरह से नीतीश कुमार के शरीर का इस्तेमाल किया जाए। मुझे एक मूवी याद आती है सुहाग, जिसमें एक कैरेक्टर जो है गवाही के लिए कोर्ट पहुंचता है तो उसके पीछे दो लोग रहते हैं जिन्होंने मतलब अपने पैरों में उसके पैर बांध रखे होते हैं और उसके पीछे से उसको खड़ा करके, जो कि वो डेड बॉडी टाइप का एक पुतला ही होता है या डेड बॉडी होती है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि जो बॉलीवुड 90s के दौर में जिस तरीके की फिल्में बनाता था, तो बैसाखियों के सहारे तो नरेंद्र मोदी चल रहे हैं सर। और अगर नीतीश कुमार को लेकर के अगर इस तरीके की बातें हैं तो बैसाखी टूटेगी या बैसाखी को तोड़ करके एक तरीके से अपने लिए एक सहारे की लाठी बना ली जाएगी। देखिए, अब अगर हम भाजपा की या भाजपा नेतृत्व की बात करें तो डिस्परेशन बिल्कुल साफ दिखता है कि वो खुद श्योर नहीं है कि वो सब कुछ करने के बाद भी बिहार की सत्ता पर कब्जा बना पाएंगे। और इस हताशा का कई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अभी पवन सिंह को पार्टी ने एक दो दिन पहले फिर एक तरह से, अभी शायद औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि पवन सिंह भाजपा में आ चुके हैं। और वही एक तरफ नारी सम्मान की बात की जा रही है। भाजपा ये कह रही है कि हम 3M पर चुनाव लड़ रहे हैं, महिला, मोदी और एक तीसरा। तो ये, और दूसरी तरफ जी तीसरा क्या था? मंदिर हाँ, महिला, मंदिर और मोदी पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जहां तक महिला की बात है, पवन सिंह का महिलाओं के प्रति क्या रवैया रहा है और महिलाओं के बारे में उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं कि जिस कारण उनको टिकट मिलने के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कि आसनसोल से चुनाव लड़ सकें। तो ये विरोधाभास दर्शाता है कि भाजपा कितना डिस्परेट हो रही है कि एक तरफ वह महिला सम्मान की बात कर रही है, वह महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, और दूसरी तरफ वैसे लोगों को पार्टी मिल रही है जो महिलाओं को के प्रति जिनके दिल में किसी तरह का कोई सम्मान नहीं है। तो इससे भाजपा का डिस्परेशन दिखता है, कोई स्ट्रेटजी नहीं दिखती है। बिल्कुल उनको लग रहा है कि किसी तरह से भी सत्ता में हम आ जाएं। और सत्ता के साथ एक बात और देखी जाती है कि जो सत्ता के पीछे जितना भागता है, सत्ता उससे सत्ता भी दूर होने लगती है। तो कुछ ऐसी स्थिति लग रही है। भाजपा हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी तरह से बिहार, और एक बात और है कि बिहार अन्य हिंदी भाषी जो प्रदेश हैं उनसे भिन्न है। आप अगर देखेंगे तो बिहार इकलौता वह
राज्य है जिसमें भाजपा आज तक अपनी सत्ता में आने की बात तो छोड़ दीजिए, अपने दम पर चुनाव भी बहुत दिनों से नहीं लड़ी है। और एक चीज एक तरह से और देखें तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एक तरह से अमित शाह ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। मैं बता रहा हूं कैसे। उन्होंने कहा कि हम एनडीए 160 सीट का लक्ष्य बना रही है। आपको हम अगर पीछे ले जाएं तो पार्लियामेंट चुनाव में उन्होंने कहा था कि 400 पार, और आए 240। उससे पहले उन्होंने कहा था बंगाल में कि हम 200 सीट ला रहे हैं, आए 77। कर्नाटक में कहा था कि हम 150 सीट ला रहे हैं, आए 66। तो यानी उनका जो अपना प्रेडिक्शन होता है उससे वो आधे से कम पर रहते हैं, अगर हम लॉ ऑफ एवरेजेस को माने तो अब जब वो कह रहे हैं कि भाजपा एनडीए बिहार में 160 सीट का लक्ष्य है, तो अगर हम उस लॉ ऑफ एवरेज को बिहार के केस में अप्लाई करें जो अमित शाह का की अपनी स्टैटिस्टिक्स है या अपना जो उनका स्कोर कार्ड है, तो उसके हिसाब से एनडीए को बिहार में लगभग 80 सीट मिलती है। और अगर थोड़ा सा और हम लिबरल होकर के भी दे दें तो 90-100 तक दिया सकता है, लेकिन सत्ता तो आती हुई दिखती नहीं है। नहीं, शायद आपका जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा समस्या कर रहा है। और कादिर साहब, मुझे लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं वो एक ठीक है, कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन इस सत्ता के पास जितने संसाधन हैं चुनाव जीतने के, उन संसाधनों को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन संसाधनों में सिर्फ रुपए पैसे की बात नहीं है, उसमें संवैधानिक संस्थाओं की भी बात है। मैं देख रहा हूं कि लगातार जेडीयू के, बीजेपी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार खामोश। ये जो चल रहा है बिहार में, मतलब लालू के भ्रष्टाचार पे तो बात होती है, तेजस्वी के भ्रष्टाचार पर बात होती है, कथित तौर पर जो भ्रष्टाचार है गिनाए जाते हैं। अभी जो प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं उस पर जेडीयू की तरफ से सिर्फ नीरज कुमार को छोड़ दिया जाए तो कोई बोलने को तैयार नहीं है जो खुल करके आकर सामने बोले। इसे आप कैसे देखते हैं? इसे हम नीतीश कुमार का ढलता हुआ जो उनका व्यक्तित्व है, राजनीतिक व्यक्तित्व है, और लैक ऑफ डिप है। इसका मतलब है कि ही इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स, इसलिए कि ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने एक मामूली से, चूंकि एक केस में अभियुक्त थे जीतन राम मांझी, उनको कुछ मिनटों के अंदर निपटा दिया। तेजस्वी यादव या आरजेडी से अपना समझौता खत्म कर लिया। अश्विनी चौबे के बेटे के खिलाफ एक्शन लिया, जो कि भाजपा उनके सहयोगी दल के बड़े नेता, कद्दावर नेता थे। और आज ये है कि नीतीश कुमार जो आरोप लगे हैं अशोक चौधरी पर, वो बहुत ही गंभीर आरोप हैं, और जो सबूत भी दिए हैं प्रशांत किशोर ने। मैं प्रशांत किशोर की विश्वसनीयता पर या उनकी नीयत पर नहीं जा रहा हूँ, वो क्या चाहते हैं, लेकिन जिस तरह के सबूत आए हैं, और जब वो ये कह रहे हैं कि एक सर्टेन परसेंटेज कमीशन में लिया जा रहा है, तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जो डेमोक्रेसी, जिस डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर ये आरोप, इसका मतलब ये है कि सिर्फ अशोक चौधरी पर नहीं लग रहा है, ये उस सरकार पर यह आरोप लग रहा है जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, और उसके बाद भी वो चुप हैं। इसका मतलब ये है कि वो या तो चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, समझने की शक्ति नहीं है, या फिर अगर समझ भी रहे हैं तो बिल्कुल लाचार हो चुके हैं, हेल्पलेस हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में बिहार का भविष्य क्या होगा, ये इस पर चिंता का भी विषय है। और जहाँ तक भाजपा के संसाधनों की बात है, ये बात सही है कि जिन संस्थाओं को हम लोग संवैधानिक संस्था कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं, उनका भी जो कंडक्ट रहा है वो बहुत ही विश्वसनीय नहीं रहा है। इसलिए ये निश्चित रूप से, तो इसका मतलब ये है कि अगर भाजपा चुनाव में जन अपेक्षा से अधिक अच्छा प्रदर्शन करती है, तो इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि जन समर्थन उसे आता नहीं। दूसरे तरीके हैं चुनाव जीतने के, वो बिहार में
कितना सफल होंगे। अभी एक बात तो ये है, आप इसे मानेंगे कि राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है और वो उससे संबंधित जो जो मुद्दे उछाले गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं पर इस इलेक्शन कमीशन की छवि बहुत ही धुमिल हुई है। और उन्हें अगर अपनी प्रतिष्ठा का थोड़ा सा भी ध्यान होगा, जो कि लगता नहीं है, तो वो वैसा कुछ नहीं करेंगे जो कहा जाता है महाराष्ट्र के बारे में, जिस तरह की बात आती है हरियाणा के बारे में। लेकिन राजनीति है और सर जिस तरह की जी एक सवाल यहाँ पर ये ले लेते हैं कि आखिर नीतीश कुमार के पास जो है 100 सीटें जो है, जो अगर उनका गठबंधन का फार्मूला देखें, तो जब आप नीतीश कुमार की स्थिति को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो एनडीए की जो दूसरी पार्टियां हैं वो क्या सोच रही हैं, उनका स्टैंड क्या है? क्या वो ये सब जानते हुए देखिए चुप हैं? देखिए एनडीए के जितने जो पार्टी अलायंस पार्टनर्स हैं, वो सब की सब अपॉर्चुनिस्ट है। उनका कोई एक भाजपा की जो फिलॉसफी है, जो उसकी विचारधारा है, उसका कोई कमिटमेंट नहीं है। और ये तो भाजपा की मजबूरी हम कहेंगे कि लॉर्ड राम को भाजपा बल्कि उनके सहारे चुनाव लड़ती रही, और लॉर्ड राम को जीतन राम मांझी ने एक काल्पनिक कैरेक्टर बताया है, इमेजिनरी कैरेक्टर है। ये उनका वीडियो मौजूद है, वायरल भी हुआ था। जिस अपर कास्ट के बारे में भाजपा इतना सतर्क रहती है या उसे अपना वोट बैंक मानती है, उसके बारे में नीतीश कुमार जीतन राम मांझी ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, वो मैं यहाँ पर दोहरा भी नहीं सकता। और चिराग पासवान भी ये देख चुके हैं कि यूज एंड थ्रो की जो पॉलिसी है भाजपा की, अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ भाजपा ने अकाली दल के साथ क्या किया है, शिवसेना के साथ क्या किया है, जूनियर चौटाला के साथ क्या किया है, या फिर एक तरह से अलिखित समझौता उनका नवीन पटनायक के साथ भी रहा है, उनके साथ क्या किया है, ममता बनर्जी भी उनकी पार्टनर रही हैं। तो ये जगन रेड्डी के साथ, समझ रहे हैं। हाँ, जगन रेड्डी के साथ, तो शिवसेना के साथ, ये बिल्कुल सब, मैंने शिवसेना का नाम लिया। तो इसलिए ये किसी सिर्फ सत्ता का जो ग्लू है उसकी वजह से वो लोग हैं। और अंदर से चाहे वो जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हैं, वो चाहते हैं कि भाजपा कमजोर रहे। बल्कि अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है तो शायद उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, इसलिए कि वो चाहेंगे कि किसी न किसी तरह से भाजपा हम पर निर्भर करें। और भाजपा पर अभी भी, कल हम चिराग पासवान के ब्रदर इला का इंटरव्यू देख रहे थे, तो अभी भी वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि जैसे लगता है कि उनके विकल्प अभी भी खुले हुए हैं। वो रहेंगे एनडीए के साथ ही, बार्गेनिंग पोजीशन के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन वो अपने दल को मजबूत देखना चाहेंगे और चाहते हैं कि भाजपा कमजोर हो जाए, कमजोर इस हद तक हो जाए कि इन पर निर्भरता उसकी बनी रहे, बल्कि निर्भरता और बढ़ जाए अपने अलायंस पार्टनर्स पर। ये दोनों चाहेंगे, वो जीतन राम मांझी भी चाहेंगे और चिराग पासवान भी चाहेंगे। और अधिक सीट मांग करने के पीछे एक मकसद ये भी है कि भाजपा को कमांडिंग पोजीशन में ना आने दिया जाए। सर इस सवाल का जवाब मैं आपसे बहुत ही संक्षेप में चाहूंगा, क्योंकि एक सवाल खास तौर पर मैंने इसलिए आपके जवाब से ही निकाला। आपने कहा सत्ता का ग्लू, तो सत्ता का ग्लू तो जेडीयू पर भी लागू होता है। तो क्या हम ये देखें कि अगर किसी कारणवश नीतीश कुमार सीएम नहीं रहते हैं तो फिर जेडीयू बिखर जाएगी ताश के पत्तों की तरह? देखिए, मैं हमेशा से ये मानता रहा हूँ, आज कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, कि जेडीयू को मैं एक राजनीतिक दल से ज्यादा एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस मानता हूँ, मंदिर और मंडल दोनों के फैक्टर। जेडीयू में आपको प्रो मंदिर लोग भी मिलेंगे और प्रो मंडल भी मिलेंगे, और ये सत्ता की वजह से ये लोग चिपके हुए हैं और नीतीश कुमार उसमें न्यूक्लियस का रोल अदा कर रहे हैं। जैसे ही ये सत्ता का ग्लू खत्म होगा
तो जेडीयू अपने वर्तमान फॉर्म में शायद नाम मात्र को रह जाए तो दूसरी बात है, लेकिन उसका बहुत बड़ा एक भाग भाजपा में चला जाएगा और दूसरा भाग आरजेडी के साथ चला जाएगा। इसमें मुझे तनिक भी शंका नहीं है, कोई हम शक नहीं है कि जेडीयू का भविष्य यह है कि हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन के रजिस्ट्रेशन में उसका नाम रहे, लेकिन पार्टी का एक भाग बीजेपी में चला जाएगा, नीतीश कुमार जी इसको सत्ता में नहीं रहेंगे, और दूसरा भाग आरजेडी में चला जाएगा। जो लोग मंडल समर्थक हैं वो आरजेडी में जाएंगे, जो मंदिर समर्थक हैं जेडीयू में वो भाजपा में जाएंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि मतलब ऐसे ही जो कयास लगाए जा रहे हैं, बिहार को समझने वाले लोग कह रहे हैं कि इस चुनाव में ही जो है तमाम बीजेपी के, जैसा कि 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ, आप देखिए जिन लोगों को टिकट दिया था वो कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के बैकग्राउंड से थे। तो इस चुनाव में भी जेडीयू के टिकट पर बीजेपी के लोगों को और आरएसएस से जुड़े लोगों को, उस मानसिकता के लोगों को, उस विचार के लोगों को उतारा जाएगा और फिर एक तरीके से बहुत ही आसानी से, चूंकि संवैधानिक संस्थाओं की बात हमने की और हमने शिवसेना और एनसीपी के मामले में देखा है कि किस तरीके से खेल हुआ, तो आपको ऐसी कोई आहट मिल रही है, आप कुछ देख पा रहे हैं कि जेडीयू के टिकट पर हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोगों को मैदान में उतारा जाए? बिल्कुल, संकेत और हिस्ट्री दोनों इस बात का सबूत दे रहे हैं। आपको अगर याद होगा कि पिछले चुनाव में मुकेश सहनी बीजेपी के सहयोगी थे, उनको लगभग 1 दर्जन, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा, शायद 11 सीट या 1 दर्जन के आसपास सीट उनको दी गई थी, लेकिन शर्त यह थी कि सिंबल होगा उनका और प्रत्याशियों का, ज़्यादातर प्रत्याशियों का चयन करेगी भाजपा। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर यही कुछ अभी इस 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के साथ दोहराया जाता है कि सिंबल तीर होगा और जो लोग तीर पर के निशाने के साथ, तीर निशान के साथ चुनाव में मैदान में जाएंगे, वो उनका नॉमिनेशन जो है या उन्हें नामजद करेगी भाजपा, उन्हें नॉमिनेट भाजपा करेगी, सिंबल भले ही जेडीयू का हो। ये मैं बिल्कुल एक तरह से दावे के साथ कर सकता हूँ। तो आप ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू के टिकट पर भाजपा के लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सवाल ये भी तो है सर कि जब आप ये भी कह रहे हैं कि मंदिर और मंडल, तो मंडल वाले ये बात समझ नहीं रहे हैं जो जेडीयू के अंदर है, मंडल वाले कौन फैसिलिटेट करेगा इसको, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, उसमें यह है कि ये लोग समझ तो रहे हैं, लेकिन ये सब चुनावी लोग हैं जो चुनाव में लड़ना जिस जहाँ से मिल जाए। इसमें से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे अगर उनको मुस्लिम लीग या एआईएमएम से भी टिकट मिल जाए और जीतने की चांस हो तो वहाँ चले जाएंगे। समझ रहे हैं, लेकिन उनके पास विकल्प क्या है? समझना एक चीज़ है, लेकिन ऑल्टरनेटिव का नहीं होना एक मजबूरी है। समझते हुए भी वो लोग अभी कुछ करने की स्थिति में नहीं। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि जानकर भी जो है लोग अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जी। जो नीतीश कुमार की राजनीति है वो आगे आने वाले 1-2 महीनों के बाद, आप नवंबर के आखिर में एक अचानक से नया टर्न ले सकती है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं सर कि जो प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, उनको ये सब हिसाब कहाँ से मिल रहा है, और वो खुद कह दे रहे हैं कि मैंने 3 साल में 200 करोड़ से ज्यादा कमाए और उस पर कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा है। मतलब ईडी को हमने देखा है कि विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं बचा जिसके घर ईडी ना पहुंची हो, और प्रशांत किशोर जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं उसमें उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि आपके पास कहाँ से पैसा आ रहा है, आप जो बता रहे हैं उसका क्या हिसाब किताब है, क्या वो सारी पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं इसलिए उनके पास ईडी नहीं जा रही है, या फिर कुछ और बात है? देखिए, प्रशांत किशोर कहें जो भी, भाजपा से मुझे लगता है कि आज भी उनका कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है। और अगर जिन लोगों ने पैसा दिया है प्रशांत किशोर को, उनकी सूची आप देखें तो ज़्यादातर वही लोग हैं जो भाजपा को भी पैसा दे रहे हैं।
अभी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम आया जिसके बारे में प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने 2 घंटे का एडवाइस उनको दिया और उसके बदले में उन्होंने 11 करोड़ रुपया उन्हें दिया। अब ये बहुत ही हास्यास्पद लगता है कि कौन से ऐसी एडवाइस है जो कंस्ट्रक्शन, इनका जो प्रशांत किशोर का जो स्पेशलाइजेशन है वो पब्लिक हेल्थ में है, और ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिस कंपनी से उनको पैसा मिला है वो गिरने वाला पुल बनाती है, ढाने वाला पुल बनाती है, टनल बनाती है, बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने प्रशांत किशोर को 11 करोड़ रुपए दिए, उसी ने भाजपा को 50 करोड़ रुपए दिए। तो बिल्कुल 2+2 4 साफ दिखता है। और जहाँ तक रही ये जो जानकारी की बात, तो मेरे ख्याल में ये जानकारी भी कहीं ना कहीं से जो प्रशांत किशोर के पास आ रही है वो भाजपा के अंदर खाने से आ रही है, इसलिए कि सत्ता के में जो लोग बैठे हैं वही इस तरह की जानकारी दे सकते हैं। तो पहली बात तो मैं प्रशांत किशोर की जो क्रेडेंशियल्स हैं उसको बहुत ही सीरियसली नहीं लेता हूँ। इस तरह से कह देना सिर्फ कि हमने जिनका काम किया था वो आज हमारी मदद कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। वो पूरे बिहार को, बच्चा या बिल्कुल बच्चों को भी अकल होती है, वो इतना समझ देते हैं कि टॉफी लाने के लिए हमारे बाप के पास पैसे हैं या नहीं। तो ये इस तरह से प्रशांत किशोर बेवकूफ़, अच्छा हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं प्रशांत किशोर अपने बड़बोलेपन का शिकार न हो जाए। कहा गया है कि अपनी दिव्यता छुपाने के लिए या अपनी बुद्धि को छुपाने के लिए कम बोलना श्रेयस्कर होता है। प्रशांत किशोर इस वक्त बहुत ज्यादा बोलने लगे और जब आप ज्यादा बोलेंगे तो गलतियां भी करेंगे। अभी एक बात जो आ रही है जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया है, वो उनकी अपनी शैक्षणिक योग्यता पर। अभी आज मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चाह रहा था कि उनके शिक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त करूँ। जो जानकारी आ सकी वो सिर्फ ये थी कि ये एक तो पहली बात ये कि इनके इंजीनियर होने का कहीं से कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला है। और जहाँ तक इनकी शिक्षा की बात है तो इन्होंने पब्लिक हेल्थ में कोई कोर्स किया है किसी विदेश की यूनिवर्सिटी से। अब विदेश में भी आप जानते हैं कि हर तरह की यूनिवर्सिटी होती है, किस देश की यूनिवर्सिटी से किया है और कैसी यूनिवर्सिटी से किया। सिर्फ विदेश से कोई कोर्स कर लें, और फिर ये भी क्लियर नहीं है कि ये जो यूएनओ में वो इनका रोल क्या था। यूएनओ में काम करना एक बात है, लेकिन यूएनओ में ये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका में थे ये अभी तक किसी को पता नहीं है। ये एक बात है कि अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं, ये अभी तक करते आए हैं। अब थोड़ा सा वो मास्क उठ रहा है, नहीं तो आज तक हम, शायद आपने भी नहीं सुना, कभी नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी ने कभी ये नहीं कहा है कि 2014 के चुनाव में वो प्रशांत किशोर की वजह से जीते या प्रशांत किशोर की कोई भूमिका रही है। उन लोगों ने तो कभी नहीं कहा। प्रशांत किशोर ने खुद ही ये कहा है कि हमने जिताया। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2014 में प्रशांत किशोर होते या ना होते, भाजपा जीतती। तो ये मान लेना कि प्रशांत किशोर खुद को भी ज्यादा आंक रहे हैं और मीडिया का एक सेक्शन भी उनको कुछ बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहा है, और ये गुब्बारा बहुत जल्दी फटने वाला है। मैं बस एक क्यूरियोसिटी के लिए कह रहा था सर कि बहुत दिल्ली के लुटियंस जोन में ये बात है और हर बच्चा जानता है कि जो गोदी मीडिया का टर्म आया वो किस लिए आया। और वही गोदी मीडिया जब प्रशांत किशोर को गोद में खिलाने लगे तो सवाल बनते हैं कि आखिर ये कौन सी साझेदारी है। लेकिन मैं उस अब आखिरी तरफ इस डिबेट के हम लोग बढ़ रहे हैं सर, और मेरा सवाल ये है आपसे कि जिस तरीके से रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, चाहे आप आर.के. सिंह का देखिए, अश्विनी चौबे का देखिए, उन तमाम लोगों को लेकर के जिन पर प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार तो जवाब नहीं दे रहे हैं, बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं जवाब दे रहा है, लेकिन जो कुछ लोग हैं बिहार में जैसे अश्विनी चौबे, आर.के. सिंह, ये लोग चुनाव नहीं लड़े थे 2024 में। आर.के. सिंह तो हार गए थे, अश्विनी चौबे की जगह किसी और को टिकट मिला। तो ये लोग बोल रहे हैं
आखिर इनके पीछे कौन है? इस राजनीति को कैसे समझा जाए? देखिए, इसको दो तरह से समझा जाता है। हो सकता है कि पार्टी के अंदर से उन्हें बोलने के लिए किसी न किसी तरह से प्रेरित किया जा रहा हो। मैं निश्चित रूप से नहीं करता हूँ। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जब शरीर बीमार होता है, कमज़ोर हो जाता है, तो बहुत सी बीमारियाँ उस पर अटैक भी करने लगती हैं। आज भाजपा की या एनडीए की जो स्थिति है बिहार में, वो एक कमज़ोर शरीर वाले व्यक्ति की है, और उस पर जब ये शरीर कमज़ोर हुआ है, तो वैसी बीमारियां जो उभर कर सामने नहीं आ रही थी, वो सामने आ रही हैं। तो हो सकता है कि वो लोग अपना पर्सनल स्कोर भी सेटल कर रहे हों, या फिर उनको कहीं से उनको माउथ पीस बनाया जा रहा हो, या ये दोनों बात हो। ये सब कुछ पॉसिबल है। इस पर हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से और दोनों कद्दावर नेता हैं। अश्विनी चौबे भी बड़े नेता रहे हैं, जेपी मूवमेंट के दिनों के हैं, और आर के सिंह की अपनी एक भूमिका रही है। और ये दोनों जब बोल रहे हैं, तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर भाजपा के अंदर के किसी सेक्शन का इनको सपोर्ट होगा, या ये भी हो सकता है कि ये अपना खुन्नस निकाल रहे हैं। आपने जो बात कही है उसको देखेंगे कि ये लोग खुन्नस निकाल रहे हैं, तो इसका असर किधर होता है, चुनावी असर कितना होता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने नीतीश कुमार की राजनीति, बिहार के चुनाव पर एक बेबाक विश्लेषण दिया, और हम देखेंगे कि आगे बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है, और आपसे लगातार बातचीत होती रहेगी अपने दर्शकों के लिए। अपने जो साथी हैं, दर्शक हैं, जो हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, उन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, कादिर सर को सुने, उनके विचार बहुत ही स्पष्ट हैं, और बिहार को लेकर के जो राजनीतिक चौसर बिछ रही है वो उसे बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आने वाले दिनों में हम बिहार की राजनीति पर लगातार बात करते रहेंगे। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।